आज हमको तत्पुरुष समास में तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारया यहाँ से चलना। अब देखिए इस सूत्र आता है, कहता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारया। जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास में यदि समानाधिकरण समास होगा, समानाधिकरण अर्थात कि जिन दोनों पदों का अधिकरण समान हो, अर्थात एक विभक्त्यंत जो पद हो, उन पदों का जो समास होता है उस समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। उसके बाद अग्रिम सूत्र है, ये जो भी समानाधिकरण समास होगा अगर उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं तो वह सब समास कौन कहलाएगा? कर्मधारय समास के नाम से जाना जाए, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होना चाहिए। अब दूसरा सूत्र है संख्या पूर्वे दिगु। संख्या पूर्व में हो वहां पर कौन समास होता है? दिगु समास। कहाँ संख्या पूर्व में हो? इसने तो एक प्रकार से ये बता दिया, विधान कर दिया कि जहां पे संख्या पूर्व में होता है वहां पर दिगु समास होता है, अर्थात उसकी दिगु संज्ञा। यह जो संख्या पूर्व दिगु, यह संज्ञा विधायक सूत्र है, केवल संज्ञा करना बस। यह समास विधायक सूत्र है। तो कौन से समास में संख्या पूर्व में होगी तो दिगु समास होगा? उसको वृत्ति में लिख रहे हैं कि तद्धितार्थे इत्यत्र उक्तस्त्रिविधा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये सूत्र है, इस सूत्र में जो तीनों प्रकार के समास है, तीन प्रकार के समास कौन कौन कहे गए हैं? क्या तद्धितार्थे विषय, तद्धितार्थ की विषयता हो, उत्तर पदे उत्तर पद पर में हो, और समाहार वाच्य हो। ये तीनों विषयता में तीनों जगह यदि संख्या पहले होती है, संख्या पूर्व में होती है, तो उस समास को हम दिगु समास कहेंगे। उसकी कौन संज्ञा होगी? दिगु संज्ञा होगी। देखिए पंच गौ धना है, यहाँ पर भी दिगु समास हो जाएगा यदि कई परीक्षा में पूछा जाता है और बहुव्रीहि समास नहीं देता है कर्मधारय दिगु, तो आप दिगु समास ही इसको मारिएगा, दिगु समास ही इसमें होता है। तद्धितार्थे इत्यत्र उक्तस्त्रिविधा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र में जो तीनों प्रकार के समास कहे गए हैं उनमें जो संख्या पूर्व में होता है, संख्या जो सबसे पहले होता है, उसको हम दिगु, उसकी दिगु संज्ञा होती है। दिगु की एक और विशेषता है दिगुरेक वचनम, दिग्वर्थ समाहारा एकवत् स्यात्। जहां पर दिग्वर्थ समाहार, दिगु इस अर्थ में क्या हो? समाहार हो। दिगु संज्ञक शब्द जहां पर समाहार अर्थात समुदाय को बताने वाला होता है वहां पर एक वचन अर्थात एकत्व का वाचक होता है, वहां पे एक वचन हो जाता है। एकवत् स्यात्, एकवत् स्यात् मतलब एक वचन नहीं कह रहा है, एकवत् का मतलब कि एकत्व को बताने वाला, एकत्व का वाचक। और जहां एकत्व का वाचक होगा तो अपने आप ही एक वचन। समुदाय जो होता है, समुदाय एक एकत्व को बताने वाला होता है, तो उसमें एक वचन आ जाता है। इसके बाद और एक सूत्र आया आगे, शानपुंसकम समाहारे। समाहार में जब
समास से हमको समाहार वाच्य हो, समाहार अर्थात समुदाय वाच्य हो, द्विगु समास हो, वहां पर नपुंसक हो जाता, नपुंसक लिंग हो जाता। समाहार वाच्य होने पर द्विगु समास अथवा द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग होता है। वैसे अभी आगे सूत्र आएगा, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो, पर पद का लिंग होता द्वंद्व और तत्पुरुष। लेकिन यहाँ पे इन्होंने विशेष बताया कि यदि समाहार वाच्य हो तो द्विगु समास और द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग हो जाता है। अब देखिए ये प्रयोग बता रहे, पंचानाम गवाम समाहारः पंच गवम, हमको प्रयोग बनाना है पंच। इसका पंचानाम गवाम समाहारः ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह जो अलौकिक विग्रह जो होगा पंचन आम गो आम यो। यहाँ पे तद्धितातोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समास। सूत्र कहता है कि तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थ विषय जहाँ पे तद्धित की विषयता हो, उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर पद पर में हो, अथवा समाहारे च वाच्य अथवा समाहार वाच्य। यहाँ पे समाहार वाच्य, पंचानाम गवाम समाहार अर्थात 5 गायों का समुदाय, 5 गायों का समूह। यहाँ पर समाहार वाच्य है तो तद्धितातोत्तर पर समाहारेचा इस सूत्र से समास हो जाएगा। समासत्वात् प्राप्त संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो गया। और ये सूत्र ये भी कहता है कि समाहार वाच्य हो, दिक और संख्य अर्थात दिशावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, इनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, अर्थात समान विभक्त्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यहाँ पे पंचन जो है संख्यावाचक शब्द है और समान विभक्त्यंत समर्थ सुबंत है गो आम। पंचन आम यह संख्यावाचक होगा और गो आम यह समान विभक्त्यंत समर्थ सुबंत है। समास हुआ, समासत्वात् तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वात् सुको धातु प्रातिपदिकयों से इन दोनों का लोप हो गया। क्या बन गया? पंचन गो। नकार का भी नलोपः प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पंच गो। अब देखिए यहाँ पर संख्या पूर्वे दिगु तद्धितातोत्तर पद इससे समास हुआ है। यहाँ पे पंच यह संख्या पूर्व में है, इसकी कौन संज्ञा हो गई? दिगु संज्ञा हो गई। क्या कहलाने लगा? यह द्विगु कहलाने लगा। जब दिगु संज्ञा हो गई तो संज्ञा का या संज्ञा सस फलवती विधाई। जो जो संज्ञाएं होती हैं वह कुछ ना कुछ फल को देने वाली होती है। दिगु संज्ञा करने का फल क्या है तो बता रहे हैं, दिगु एक वचनम, जहाँ पे दिग्वर्था समाहार है एक अवत स्यात्। तो दिग्वर्थ समाहार होता है वो क्या होता है? एक वत। पंचगो क्या हो गया? इनका एक वत भाव हो गया। उसके बाद समाहारे दिगु पुंसकम स्यात् समास होता है, यह नपुंसक लिंग हो जाता है। ये सब हो गया। उसके बाद गोर तद्धित लुक, यह सूत्र क्या करेगा? टच प्रत्यय करेगा। गो अंत में है, तत्पुरुष समास है,
तत्पुरुष समास होने पर गोर तद्धित लुक से क्या हो गया, टच प्रत्यय हो गया। आप टच प्रत्यय करने के बाद भी ये टच हो गया, उसके बाद भी ये सब संज्ञाएं कर सकते हैं। टच में केवल आ बचेगा। पंच गो आ, ओ के स्थान पे आव आदेश हो गया, पंच गौ बन गया। अब पंच गौ बन जाने के बाद इसकी दिगु संज्ञा संख्या पूर्व दिगु से हो जाएगी, दिगु एक वचनम से एकवत भाव हो जाएगा और शाह नपुंसक से नपुंसक लिंग हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा जो पहले थी उसी प्रातिपदिक संज्ञा को मान के सु आएगा। समोन नपुंसकात ये सूत्र है, उसके स्थान पे अमादेश हो जाएगा, अम पूर्व से पूर्व हो जाएगा, पंच गवम यह प्रयोग बनेगा। पंचगवम में दिगु समास है। समझ में आए ये प्रयोग पंचगवम? जी सर। चलिए देखिए, एक बात आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च यह सूत्र 3 जगह समास का विधान करता है। तद्धित विषय उत्तर पदे और समाहार, उसमें से तीनों जगह जब संख्या पूर्व में होगा तो वह समास दिगु समास कहलाएगा। और ये जो सूत्र है दिगु एक वचनम, ये सूत्र केवल केवल जहां पर समाहार होगा वहां पे लगेगा। तो जहां पर तद्धितार्थ विषय हो अथवा उत्तर पद परे है, जैसे यहाँ, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। और यहाँ इंसाना पुंस्कम ये भी नहीं। इसके अतिरिक्त समाहार के अतिरिक्त तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे का जहां पर भी समास करेगा वहां पर ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। चलिए, अब ये यहाँ से दिगु समास हो गया। दिगु समास की इन्होंने केवल एक ही उदाहरण दिया, वो उदाहरण है पंचगवम। अब आगे कर्मधारय समास, जो समान विभक्त्यंत पद होते हैं, समान विभक्त्यंतों का समास होता है कर्मधारय समास। अब उस कर्मधारय समास को हम देखेंगे। सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। यहाँ विशेषणम ये है प्रथमांत पद, ये तृतीयांत पद, और बहुलम ये बाहुल्कात समास है, यानी कि कहीं पर होगा कहीं पर नहीं। विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात जो विशेषण होता है उसका विशेष के साथ समास होता है तो वह समास बाहुल्कात होता है। अब देखिए, इसकी जो वृत्ति लिखी गई है उस वृत्ति में लिखा गया है भेदकम, भेदेन, भेदक। और भेद यदि समानाधिकरण में हो अर्थात समान विभक्त्यंत हो तो बहुलम बाहुल्कात समास होता है। वह समास तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है, तो समास कर्मधारय समास है। इसमें इन्होंने दो चीज दिया, विशेषण को भेदक कहा और भेद्य कहा। देखिए, विशेषण जो होता है वह भेदक वास्तविक होता है। जो भी विशेषण लगाया जाता है वो विशेषण का काम ही होता है कि अन्य से भेद। विशेषण का काम क्या होता है कि अन्य से भेद को उत्पन्न करना। जैसे ये घट है मान लीजिए और ये भी घट है, ऐसे कहने में कोई भी दोनों घट घट में भेद नहीं। हम कह दिया नीलो घट, ये नील जो है विशेषण है,
इसके द्वारा इस घट से वह क्या कर देगा, भेद उत्पन्न कर देगा, इस घट से भेद उत्पन्न कर देगा। हम कहेंगे नीला घड़ा लाओ, तो नीले घड़े के अतिरिक्त तो कोई दूसरा घड़ा नहीं ला सकते। तो भेदक कौन होता है, विशेषण होता है। कोई विशेषण जब लग जाता है तो अन्य से उसमें भेद उत्पन्न, जैसे कि अश्व, ये घोड़ा है, काला घोड़ा, अथवा शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा, ये सब विशेषण है। वह जो विशेषण होते हैं वह इतर व्यावर्तक होते हैं, दूसरे को हटाने वाले होते हैं। भेद्य ना, और भेद्य क्या होता है, जो विशेष से होता है वो भेद्य होता है, दूसरे से उसका भेद होता है। जो भेदक हो, विशेषण हो, विशेषण का जो विशेष है उसके साथ समास होगा। कहाँ होगा, समानाधिकरण। जब विशेष और विशेषण दोनों समान विभक्त्यंत हो उनका समास होता है। वह समास बाहुल्यकात होता है। प्रागवत अर्थात पहले की तरह जानना चाहिए, पहले की तरह जैसे तत्पुरुषः इसका अधिकार चल रहा है, तत्पुरुष समास होता है। और क्या होता है, उसी तत्पुरुष आपका आता है कर्मधारय समास, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें वस्तुतः प्रागवत से हम कहेंगे कि तत्पुरुष समास होता है, लेकिन समान विभक्त्यंत होने के चलते तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, इसके चलते हम इसको कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उदाहरण दिया नीलोत्पलम, इसको हम देखते हैं। नीलम उत्पलम, यह जो आपका विग्रह है, अथवा नीलन च तद उत्पलम, दोनों प्रकार के आप विग्रह स्वतंत्र हैं, विग्रह कह सकते हैं। पहला विग्रह है नीलम उत्पलम, और दूसरा विग्रह है नीलम च तद उत्पन्न। इस प्रकार से दोनों विग्रह कह सकते हैं, दोनों समान विभक्त्यंत है और दोनों यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह होगा ये ऊपर का नीलम म लिखना पड़ेगा ना? हाँ, वो माँ यहाँ लिखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये हल पद है तो ये माँ हलंत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ लिखना पड़ेगा ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तो वो यहाँ तो नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि उत्पल यह है, अच है तो मोनुस्वार है, इसके द्वारा अनुस्वार नहीं। ठीक, नील सु उत्पल प्लस सु, यह है इसका अलौकिक विग्रह वाक्य। विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ विशेषण पद है नीलसु, जो विशेष है उत्पल ये है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, समान विभक्त्यंत भी है, दोनों समास हो जाएगा। विशेषणम विशेषण बहुलम, समासत्वात् प्राप्तिक संज्ञा, प्राप्तिकत्वात् सु अलोप हो गया। क्या बन गया, नील उत्पल। इसके बाद नील की उपसर्जन संज्ञा कैसे होगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र है। यह कहता है कि समास विधायक जो शास्त्र, समास विधायक शास्त्र विशेषणम विशेषण बहुलम, उसमें प्रथमांत पद हो जाए विशेषणम, तदबोध लक्ष्य में जो विशेषण वाला पद है नील हो गया, उस नील की उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो जाएगा,
आद गुणा से गुण हो गया, नीलोत्पल बन गया, सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश हो गया, अमे पूर्वा से पूर्व हो गया, तो नीलोत्पलम यह प्रयोग सिद्ध हुआ। नील उत्पल बना, आद गुणा से गुण कर दीजिए, नीलोत्पल बन गया। सूले आइए, पहले जो तात्पर्य संज्ञा हुई थी उसी तात्पर्य संज्ञा को मान करके सु आएगा, सु के स्थान पर नपुंसक लिंग है उत्पल, नपुंसक लिंग होने के चलते समोर नपुंसकार इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा, तो नीलोत्पलम यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए बहुल ग्रहणात् क्वचित, बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम क्वचित न। अब बहुल ग्रहण किया गया है, जो बहुल बाहुलक होता है वह 4 प्रकार का होता है, इसको हमने देखा था। ये इसमें देखिए, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव, विधेय विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुल्यम। देखिए नीलम उत्पलम, आप इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, नीलोत्पलम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो यह समास हुआ वह समास नित्य समास, लेकिन कृष्ण सर्पा में आपको नित्य ही समास करना है। यहाँ पर कृष्ण चासौ सर्प अथवा कृष्ण सर्प ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते, आपको कृष्ण सर्प यही प्रयोग करना। इसके पीछे का कारण भी बताएंगे, क्यों ऐसा ही प्रयोग करना है इसका। कृष्ण सर्पा ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते आप, कृष्ण चासु सर्पा ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, विकल्प से आप समास नहीं कर सकते। आप इसका जो विग्रह होगा वो उस जो लौकिक विग्रह है उस कृष्ण चासु सर्पा यह नित्य ही समास हो। इसमें कृष्ण चासु सर्पा इस वाक्य का भी आप लोक में प्रयोग नहीं करेंगे, कृष्ण सर्पा ऐसे ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण सर्पा से जो अर्थ लेना है वह काला सांप नहीं लेना है, समान अर्थ होगा काला सर्प, काला सर्प नहीं लेना है। यदि काला सर्प विवक्षित होता तो कृष्णा सर्पा ये भी हो जाता, कृष्ण चासु सर्पा ये विग्रह कर लेते, कृष्णा सर्पा प्रयोग हो जाता। लेकिन हमको कृष्णा सर्पा से मतलब कि कृष्णत्व जाति वाला सर्प लेना, जो कृष्णत्व जाति विशेष होती है उससे युक्त सर्प लेना है। इसलिए यहाँ पे जो समास होता है उस समास को नित्य माना गया। एक चीज समझ में आई कि समास क्यों नित्य माना गया, क्योंकि कृष्णत्व जो जाति है उस जाति वाला सर्प लेना है, और कृष्णा सर्पा ऐसा कहने पर जो कृष्णत्व जाति है उसका बोध नहीं हो पाएगा, अपितु कृष्ण गुण का बोध। जब हम इसको नित्य समास मान लेंगे, समास के अलावा वाक्य में प्रयोग होता ही नहीं है, तो जब कृष्ण सर्पा कहेंगे तो कृष्णत्व जाति वाला सर्प आएगा, जब केवल कृष्णा सर्पा कहेंगे तो काला सांप ही है। दोनों में अर्थ भेद हो जाएगा। क्वचिन ना कहीं पे होता ही नहीं, रामो जामदग्न, राम चासु जामदग्न, जो राम है वही जामदग्न है, जो जामदग्न है वही राम है। लेकिन बाहुल का जो बाहुलक दिया गया है कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, यहाँ पे अप्रवृत्ति हो गई, यहाँ पे इसकी प्रवृत्ति नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर रामो जामदग्न में समास नहीं हुआ। आज पाठ यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ
पूछना हो तो पूछ सकते हैं।